तो गाइज गुड इवनिंग, फटाफट ज्वाइन हो जाइए। अभी जो हमारा लेक्चर होने वाला है 7 बज चुका है। आपका टाइमिंग एकदम एक्यूरेट चलता है भाई। देखिए कोई क्लास ना हो बात की बात, ठीक है। तो अभी जो आपका क्लास है क्लास 12 के फिजिक्स है। देखो मेरे दोस्त, यह जो फिजिक्स का लेक्चर है आपका, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बुक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। क्योंकि आपको पता है कि पूरे फिजिक्स में 15 चैप्टर पढ़ना होता है और इस 15 चैप्टर से आपको कितना क्वेश्चन पूछता है, मात्र 10 शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब देना है। चैप्टर भाई 15, 10 शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब देना है। तो क्या 15 चैप्टर से कितना कितना क्वेश्चन बनता है, 20-20 यानी कि हो जाएगा, इससे हो जाएगा कम से कम 250 प्लस शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। पूरा याद कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम आपको इस 15 चैप्टर से सेलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करते हैं क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। देख सकते हो लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, ये क्लास 12 के फिजिक्स एनसीईआरटी बुक का है। अगर ऐसे लेक्चर 5 देख लेते हो ना तो 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन आप इजी से कर पाओगे, यह मेरा 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। हाँ, ये जरूरी बोल सकता हूँ कि एक दो क्वेश्चन इधर उधर होता ही है, तो आपको ऑप्शन में रहता है जहां से आप कवर कर सकते हैं। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। देखो ऐसे ऐसे हम क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, शायद ये क्वेश्चन कभी नहीं देखा होगा आपने, ये तो याद रखना, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन कहता है 1 नंबर क्वेश्चन कि यहाँ पे 2.4 मीटर व्यास की किसी एक समान, क्या किसी एक समान आवेशी चालक गोले की पृष्ठीय, समझना सबसे पहले एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल पढ़ना जरूरी है। देखो एक गोला है, ठीक है ना, गोला जिसकी व्यास, व्यास आपको यह होता है, इसकी व्यास कितना दे रखा है, 2.4 मीटर। कितना दे रखा है, 2.4 मीटर दे रखा है। व्यास जो होता है, यानी कि व्यास जिसको हम डी द्वारा सूचित करते हैं, व्यास को हम लोग डी द्वारा सूचित करते हैं, यानी कि डी का हमारा वैल्यू है 2.4 मीटर, ठीक है। और व्यास जो होता है त्रिज्या की दोगुना होता है, और त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, यानी कि त्रिज्या जो आर का वैल्यू होगा क्या होगा, व्यास का आधा होता है। आपने पढ़ा होगा, ये छोटी छोटी बात मैथ का है, ठीक है। तो यह हमारा केंद्र है, यह त्रिज्या हुआ, ये भी हमारा त्रिज्या हुआ। और डी का वैल्यू जो होता है 2r के बराबर होता है, आपको शायद पता हो। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, d/2, यानी कि डी का वैल्यू 2.4 है, अपॉन क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल कट जाएगा 1.2 मीटर, ठीक है ना। 1.2 मीटर किसका हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, इस गोला का त्रिज्या। यहाँ चलो, 2.4 मीटर व्यास की किसी एक समान आवेशी चालक, क्या है, आवेशित है, उस पर आवेश दिया गया है। तो आवेशी चालक के पृष्ठ आवेश घनत्व, देखो बहुत प्यारा सा है, पृष्ठ आवेश घनत्व पूछा गया है, ठीक है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है उसका, यानी कि जो पृष्ठ आवेश घनत्व का जो सूत्र दिया जाता है, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी का अगर बात करें, इसकी एरिया ए है और इस पर आवेशों की मात्रा क्यू है, तो इसका आवेशों की मात्रा क्यू है, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि आवेशों की मात्रा कितना दे रखा है, कितना 80 माइक्रो, 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि आवेश घनत्व का ये सही मात्रक कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका सूत्र क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर जो होता है आपको कितना होता है, तो आपको क्यू अपॉन ए होता है, क्यू अपॉन ए होता है। और सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी कि सिग्मा का वैल्यू दे रखा है। देखिए आवेश घनत्व दे रखा है, यानी कि सिग्मा का वैल्यू दे रखा है। मैं लिख रहा हूं, लेकिन यहाँ पे मैं लिख चुका हूं। देखो दिया गया है व्यास आपको इतना, त्रिज्या आपको इतना दे रखा है, मैं ऐसे लिख के भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। और सिग्मा जो दे रखा है, जो सिग्मा नजर आ रहा है 6 की तरह, ये सिग्मा का वैल्यू दे रखा है कितना, 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। देख सकते हो 80 माइक्रो कूलम पर मीटर, इनवर्स कर दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कूलम इस क्या होता है, कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये अगर मीटर ऊपर जाएगा तो कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, याद रखना। ये इनवर्स में चला जाता है तो कोई दिक्कत, तो क्या होगा 80 माइक्रो कूलम। अगर आप चाहो, एक जो माइक्रो फैराडे होता है ना, वो 10⁻6 माइक्रो फैराडे के बराबर होता है। तो आपको सिग्मा का वैल्यू कितना दे रखा है, 80 माइक्रो, माइक्रो फैराडे यहाँ पे कूलम पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। अगर आप इसको चाहो ना तो चेंज कर सकते हो मेरे दोस्त, किसमें, डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। यहाँ पे माइक्रो, जो माइक्रो हटा सकते हैं, म्यू का वैल्यू होता है 10⁻6, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, 80 गुने 10⁻6, -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो कि यहाँ पे लिखा हुआ होगा, यहाँ पे 10 क्या है, 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 80 गुने 10⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर नहीं है, कूलम पर मीटर स्क्वायर पढ़ते हैं, इसको याद रखना। तो यह आपका हो गया सिग्मा का वैल्यू। तो आपसे पूछा क्या गया है,
देखो इसी प्रकार से बनना है। तो गोले की आवेश ज्ञात कीजिए। आवेश पूछ रहा है, ये क्यों पूछ रहा है? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है इसमें क्यों पूछ रहा है। सिंपल क्या होता है, क्या पूछा गया है? आवेश पूछ रहा है गोला का। तो गोले के पृष्ठ आवेश घनत्व के छोड़ने वाली विद्युत फ्लक्स जो होता है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको दी जाती है। क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी जाती है। चलिए, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है वह कितना होता है? 8.85 मीटर के बाद 12 फैराडे मीटर होता है, फैराडे पर मीटर होता है। तो चलो हम इसका वैल्यू डालते हैं। चलिए, तो आपका क्या हो जाएगा? गोले के पृष्ठ को छोड़ने वाली विद्युत फ्लक्स जो होगा हमारा फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यह जो होता है कहां से होता है समझ ही सकते हो। अब क्या करेंगे यहाँ पे फटाक से, हमारा क्यू का वैल्यू क्या, क्यू का वैल्यू क्या है? हमारा क्यू का वैल्यू, एक मिनट, आपसे पूछा क्या है? गोले पर आवेश की गणना करें। गोले पर किसकी आवेश की गणना करना है? और फाइव अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1.5 1.4 क्यू का वैल्यू है ना, ये क्यू का वैल्यू इतना है। एप्सिलॉन का वैल्यू तो दिया जाता है, ये तो छोड़ो, इसका तो बात बंद करो, ये तो दे दिया जाता है। और आपसे क्यू ही पूछ रहा है। मेरे दोस्त यहाँ से थोड़ा सा यह हटा दो, इसको, यह नहीं है इसमें, ठीक है ना। यहाँ बनाया गया थोड़ा सा, मैं आपको बना रहा हूँ, समझो, यहाँ पे छोड़ो, ठीक है। तो उसकी बहुत ईजी है। तो आगे हम क्या करें, ज्ञात करेंगे सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू ज्ञात करना है, आवेश ज्ञात करना है। तो क्या हो सकेगा मेरे दोस्त? क्यू बराबर सिंपल अगर निकालेंगे तो क्यू का वैल्यू आएगा हमारा सिग्मा इंटू ए आएगा, सिग्मा इंटू ए आएगा, ठीक है ना। सिग्मा इंटू क्या आएगा? ए आएगा। अब देखो मेरे दोस्त, सिग्मा क्यू तो क्यू ही रहेगा, सिग्मा का वैल्यू दे रखा है, ए क्या है? एरिया। और गोला का एरिया क्या होता है? 4 पाई r² होता है। कितना होता है? यहाँ पे सिग्मा रहेगा और 4 पाई r², क्योंकि गोला की बात किया गया तो गोला का क्षेत्रफल 4 पाई r² होता है, क्षेत्रफल ले लेंगे, ठीक है। और Q इंटू क्यू रहेगा। अब देखिए सिंपल वैल्यू में ज्ञात करना है, ये थोड़ा सा मिसिंग हो गया है मेरे दोस्त, यहां से यहां तक लिखना नहीं है आपको, हम जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दो, ठीक है। इसको आप स्किप करना है, या मतलब आई मीन इसको लिखना नहीं है, ये गलत है। मैं ये गलत कर देता हूँ, या मैं कलर कर देता हूँ व्हाइट से, ताकि आपको नजर न आए, ठीक है ना। मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, फिर व्हाइट से कलर कर देता हूँ ताकि आपको नजर न आए। या मैं हटा देता हूं ताकि आपको कुछ भी ये समझ ना आए। हो जाता है, टाइपिंग वाले ने गलती कर दिया है, यही मैं बोलता हूँ, टाइपिंग वाले भी गलती करते हैं, देख लो, यह गलती है, ठीक है। और आपको मैं अब समझाऊंगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, यह आपको मिटा दिया गया, और आपको अब समझिए, अब आपको खूब समझ में आएगा अच्छा तरीका से। अब मैंने क्या बोला, देखो सिग्मा है, सिग्मा का जो फॉर्मूला होता है यह होता है, ठीक है ना, यह होता है। और आपको क्या पूछा? क्यू पूछा, तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। ए क्या है? क्षेत्रफल। यहाँ पे गोला की बात क्या, गोला का क्षेत्रफल 4 पाई r² होता है। क्यू का वैल्यू क्या होगा? सिग्मा का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, सिग्मा का वैल्यू आपको यहाँ पे है, कितना हो जाएगा? 8 गुने 80 गुने है ना, 80, तो 80 गुने 10 क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा, गुने क्या हो जाएगा? 4 गुने 22/60 हो जाएगा, 22/7। आर का वैल्यू ऑलरेडी पता कर चुके हैं हम, यहाँ पे आर क्या है? 2.4 का r²। आ क्या हो जाएगा? 2.4 का, सॉरी 1.2, क्या हो जाएगा? 1.2 का स्क्वायर। आगे हल करेंगे तो क्यू का वैल्यू क्या आएगा? देखिए 80 गुने कितना हो जाएगा? 4 गुने यहाँ पे कितना है? 4 गुने 22 गुने 80, तो सभी को गुना करो, कितना आता है मेरे दोस्त? तो सभी को गुना करोगे तो मेरे दोस्त मेरे कितना आ जाएगा? 80 गुने 4 गुने, चलो मैं लिखता हूँ, 80 गुने 4 गुने 22/7 गुने कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे पर -6 को अलग करेंगे थोड़ा सा। देखो 1.2, देखो मेरे दोस्त एक चीज और ध्यान रखना, भैया 1.2 को अगर वर्ग कर रहे हैं तो 12 है, 12 का वर्ग होता है 144, ठीक है। और यहाँ पे 2 दशमलव छोड़ कर लगाएंगे तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? 1.44 इसका वैल्यू आएगा। अब करके देख लेना मेरे दोस्त, 1 पॉइंट कितना आएगा? 4, ठीक है, कि 12 में 12 से गुना करेंगे तो 2 दशमलव होंगे, 1.44 इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1.44। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इसका चाहो तो दशमलव हटाओ, 10 लगाओ, और यहाँ पे 100 लगा दो, सिंपल बात है। 144/100,
तो दशमलव हटेगा तो नीचे 10 लगेगा। 12 का वर्गमूल कितना, वर्ग कितना होता है, 144 होता है। 10 का 100 होता है, तो 144/100 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गुणे क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब देखो मैंने तो क्यू का कितना वैल्यू आ जाएगा। मैं यहां से चाहूं तो एक जीरो से एक जीरो का इसको कैंसिल कर सकता हूं, और एक जीरो और यहाँ पे है, तो एक जीरो जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक जीरो ऊपर जाएगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगा यहाँ पे 10⁻⁻6 में। तो क्या होगा क्यू का वैल्यू मेरे दोस्त, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुने 4 गुने कितना हो जाएगा, 22। 22 गुने कितना हो जाएगा, 144 गुने 10⁻, क्या हो जाएगा, 6 था, एक जीरो और बचा हुआ ऊपर जाएगा तो 7 हो जाएगा। यह 7 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 7। अब इसको बनाइएगा तो आराम से आ जाएगा क्यू का वैल्यू। ठीक है ना, यह बेसिकली न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, लेकिन काफी मेहनत लगा आपको बनाने में। ठीक है ना, समय भी बहुत ज्यादा लगा इसको बनाने में। इसको न्यूमेरिकल पढ़ना जरूरी था, समझना जरूरी था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसको आप हल करके गुना करके आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसको आप गुना करके लिख लीजिए, आंसर आप आराम से आ सकता है। ठीक है ना, गुना करके लिख लो। ठीक है ना, ये आपका क्यू का वैल्यू आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से। मैं अब बहुत ज्यादा इसमें समय लॉस कर दिया हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभव प्रवणता का एसआई मात्रक क्या होता है। विभव प्रवणता का एसआई मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि विभव प्रवणता का एसआई मात्रक बताइए। तो विभव प्रवणता का जो एसआई मात्रक होता है, पहला क्वेश्चन है, तो विभव प्रवणता का एसआई मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। साथ में पूछा गया विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताइए। आपको दोनों में संबंध पूछा गया। संबंध ई बराबर क्या होता है, माइनस ई बराबर कितना होता है, माइनस क्या होता है, आप पे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ये आपका होता है, जहां ई आपका विद्युत क्षेत्र और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स आपका विभव प्रवणता होता है। ये संबंध पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको ये 2 मार्क्स में पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में फिर से बनाता हूं। क्वेश्चन कहा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय पृष्ठ के पृष्ठ पर इतना कूलम्ब का आवेश समान रूप से वितरित है, तो गोले के ठीक बाहर बिंदु पर विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र क्या होगा। मैंने तो सिंपल कहा गया है कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या दे रखा है 12 सेंटीमीटर, जो कि आपको यहाँ पर लिख रखा हूँ 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 12 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर 0.2 मीटर आ जाएगा, आपको पता है। आवेश का वैल्यू दे रखा है आपको, देखो आवेश के 1.6 × 10⁻7 कूलम्ब, यानी कि क्यूब का वैल्यू दे रखा है 1.6 × 10⁻−7 कूलम्ब दे रखा है। साथ में पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र एक समान रूप से वितरित विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। और विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। मैं इसका प्रूफ करके बताया हूँ, ये फॉर्मूला। और आप इसमें किसका किसका वैल्यू डालना है, कुछ नहीं, बस Q का वैल्यू डालो, R का वैल्यू डालो। यह देखो एक और चीज, 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है, ये आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, 9 × 10⁹ होता है। 9 × 10⁹ यानी कि आपको 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁹ हो जाएगा। ठीक है, गुने तो गुने क्यू का वैल्यू क्यू का वैल्यू आपको डाल दीजिए, आर है तो आर का वैल्यू डाल दीजिए। जब सभी को हल कीजिएगा 10⁻4 आ जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये भी क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे बनाने लगूंगा, बहुत टाइमिंग लगेगा, लेकिन प्रोसेस क्या है, क्या दे रखा है उसको डालिए, जो पूछ है उसका फॉर्मूला डालिए, और गुना करके आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। न्यूमेरिकल बहुत इजी अगर बनाना चाहो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंज बल क्या है। देखिए लॉरेंज बल सिंपल क्या है, जब कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र से गति कर रहा हो जहां पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, तो आवेशित कण पर लगने वाला कुल बल लॉरेंज बल कहलाता है। मैंने जो बोला, जब कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र से गति कर रहा हो जहां पे विद्युत यानी कि विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, तो आवेशित कण पर क्रियाशील कुल बल, क्या कहा, आवेशित कण पर क्रियाशील कुल बल लॉरेंज बल कहलाता है। क्या कहलाता है, लॉरेंज बल। और लॉरेंज बल का सूत्र जो होता है आपको F बराबर Q इंटू ई प्लस V क्रॉस B, जो कि ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है और इसको लिखना बहुत जरूरी है। और इसका पीडीएफ ले सकते हो मेरे दोस्त, आपको मैं कितना बार बताऊं कि A to Z का पीडीएफ तैयार है आपके एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि आप पूरे बुक नहीं याद कर सकते हो। ठीक है, इसलिए आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। और किसी को चैप्टर वाइज चाहिए, चैप्टर वाइज भी मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएगा। A to Z तैयार है, नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर कीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की ऊर्जा क्षय की नामांकित आरेख बनाए। तो ट्रांसफार्मर की ऊर्जा क्षय की नामांकित आरेख आपके सामने दीजिए। ट्रांसफार्मर बनाना बहुत ईजी है, मैं आपको एक बार बना के बताता हूँ किस अनुसार से आप बना सकते हो। देखो ट्रांसफार्मर बनाना बहुत ईजी है, कैसे देखिए, करना कुछ नहीं है मेरे दोस्त, सबसे पहले एक 12 लाइन खींचना है।
ठीक है, इस प्रकार से देखिए ट्रांसफार्मर बनाना बहुत ईजी। इस प्रकार से लाइन खींचिए, फिर एक थोड़ा सा ऊपर करके खींचना है, फिर क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर करके इसको खींचना है, ठीक है। और इसको क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा करते जाना है, ऊपर बड़ा कीजिए तो यहाँ भी बड़ा कीजिए, ठीक है। फिर एक बड़ा करके यहाँ पे खींचता जाना है, ये भी बड़ा, इसको यहाँ पे ऐसे मिला दीजिए, इसको यहाँ पे ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। समझिए इस चीज को, मिला दिए। अब क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर लाइन खींचना है, नीचे ऐसे। ट्रांसफर बनाना बहुत ईजी है, इस प्रकार से, ठीक है, यह हो गया। अब देखो एक चीज और, भीतर में 3-4 लाइन खींचना है, तो अब देखिए इधर से किए, अब उल्टा करना है। उल्टा क्या करना है, देखिए अब उल्टा इस प्रकार से करना है, यहां से जाना है, ठीक है, एक बड़ा वाला लाइन खींचना है, फिर इससे छोटा लाइन खींचना है, फिर इससे छोटा लाइन खींचना है, इस प्रकार से, ठीक है। और जो 12 लाइन है इसको यहां लाना है, ठीक है, छोटा लाइन को यहां लाना है, फिर छोटा लाइन को यहां पे लाना है, और यहां से इसे करके इसे मिला, सिंपल बेस में, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर बन के तैयार है, बिल्कुल। और अगर आप इसको घेरना चाहो तो इस प्रकार से घेर सकते, इसी प्रकार से ट्रांसफॉर्मर बनता है। ट्रांसफॉर्मर बनाना बहुत ईजी है। और देखो आपसे कहा गया ट्रांसफॉर्मर का ऊर्जा क्षय की नामांकित आरेख बनाए। ट्रांसफॉर्मर बनाइएगा, आपको 2 ट्रांसफॉर्मर होता है, द्वितीय कुंडली दोनों तरफ होता है, ठीक है। इसमें यह द्वितीय कुंडली होता है, सेकेंडरी से इधर भी सेकेंडरी से देख सकते हो, द्वितीय कुंडली इधर भी द्वितीय कुंडली है, ये प्राथमिक कुंडली, ऊपर में प्राथमिक कुंडली होता है, नीचे में द्वितीय कुंडली होता है, ठीक है ना। और यह अपचाई ट्रांसफॉर्मर, ये ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर देखना कुछ ना कुछ फर्क जरूर है, ठीक है। यह अपचाई ट्रांसफॉर्मर, यह ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर है, बहुत ईजी है, ज्यादा कुछ फर्क होता नहीं है। भीतर जो वायर का फर्क होता है, प्राइमरी सेल ऊपर होता है, सेकेंडरी सेल नीचे होता है, इस प्रकार से आप बना सकते हो, सिंपल है। यह जो पट्टीदार क्रोड होता है ना, बाहरी जो होता है, इसको पट्टीदार क्रोड बोलते हैं। यह नामांकित आरेख बनाना है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। ट्रांसफॉर्मर बना दीजिए, नामाकरण कर दीजिए, हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चन पहली बार आपने देख रहे होंगे। चलिए 6-7 क्वेश्चन है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता महत्तम एवं न्यूनतम मान लिखे। यानी कि आप सिंपल पूछा गया सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की महत्तम एवं न्यूनतम मान, तो आपको सरल सूक्ष्मदर्शी की जो महत्तम मान होता है, सॉरी महत्तम मान होता है, वह एम बराबर क्या होता है, 1 + d/f होता है महत्तम मान। और न्यूनतम मान जो होता है एम बराबर d/f होता है। देखो इसमें 1 प्लस में हो जाता है, इसमें नहीं होता है। महत्तम एवं न्यूनतम मान दोनों का ये सूत्र होता है, इससे आप ज्ञात कोई भी कर सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है ना। यह महत्तम मान है, यह न्यूनतम मान है, ठीक है ना। तो न्यूनतम मान का सूत्र होता है d/f, महत्तम मान का सूत्र होता है m बराबर 1 + d/f। ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा, महत्तम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि शंट क्या है, दो उपयोग लिखे। देखिए जब हम गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ते हैं, ठीक है ना, इसको ए मीटर भी कहते हैं। जब भी हम गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ा जाता है, किसको, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध, बहुत कम प्रतिरोध जोड़ा जाता है, तो उसे हम शंट कहते हैं। और इसी डिफिनेशन को हम ए मीटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ए मीटर, ए मीटर भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसको, ए मीटर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, तो एक तो गैल्वेनोमीटर को जलने से बचाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, जल ना सके, ठीक है। साथ में गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदलने के लिए, देखो ए मीटर में बदलने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। तो हमारा शंट का दो उपयोग लिख दिया आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा के मान तथा शिखर मान के बीच संबंध स्थापित करें। देखिए इस प्रत्यावर्ती धारा के मध्य मान एवं शिखर मान के संबंध जो होता है वो 5 नंबर में पूछता है। तो आपको 5 नंबर में पूछता है, तो आपको इसका पूरा थ्योरी ज्ञात करना होता है, तो वो 5 नंबर में आएगा। लेकिन अभी हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ रहे, तो शॉर्ट टाइप के लेखन बताएंगे। सिंपल है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान और शिखर मान के 1/√2 गुना के बराबर होता है। सिंपल होता है, जो वर्ग मध्य मूल मान जो होता है ना, आई आर एम एस, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, आई नीचे में RMS। IRMS किसका बराबर होता है, I0, जो इसको शिखर मान कहते हैं, अपॉन क्या हो जाएगा, 2। ये भी इसके बीच संबंध होता है, ठीक है। डिफिनेशन के तौर पर आप लिख सकते हो, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान शिखर मान के 1/√2 गुना होता है। क्या होता है, 1/√2 गुना होता है, ठीक है, सिंपल है। क्योंकि IRMS क्या I0 के बराबर है, लेकिन इसमें गुना किससे किया गया, 1/2 से गुना किया गया, हाँ यही ना गुना किया। यानी कि IRMS किसके, IRMS जो है 1/√2 के मान के गुना के बराबर है, किसके साथ, शिखर मान के साथ, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रतिघात एवं प्रतिबाधा। ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछ चुका है, ये आपका 2019 के एग्जाम में पूछ चुका है, साथ में 2024 के एग्जाम में पूछ चुका है। प्रतिघात एवं प्रतिबाधा क्या है समझिए। प्रतिघात की बात कर ले तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल परिपथ एवं सी परिपथ के प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, प्रतिघात कहलाता है। समझना बहुत ईजी है। मैंने कहा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल परिपथ एवं सी परिपथ के प्रतिरोध, एल परिपथ एवं सी परिपथ के प्रतिरोध, ठीक है ना, प्रतिरोध को घात, जो उसका घात होगा, सॉरी प्रतिरोध के क्या करते हैं हम लोग, उसके प्रतिघात कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल परिपथ सी परिपथ के जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, उसको हम लोग प्रतिघात कहते हैं। प्रतिबाधा क्या है, सिंपल है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एलसीआर, एलआर परिपथ, सीआर परिपथ एवं एलसीआर परिपथ। मैंने कहा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एलआर परिपथ, सीआर परिपथ, एलसीआर परिपथ, और तीनों के प्रतिरोध के हमको क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं। और इजी डिफिनेशन है, इससे इजी कहीं नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगे के दो गुण लिखिए। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के दो गुण निम्नलिखित है। विद्युत चुंबकीय तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता, ये कहीं भी या बवाली होता है, कहीं भी घुस जाता है, इसकी कोई माध्यम नहीं है, चाहे पानी हवा किसी की माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता, कहीं भी डुल जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है मेरे दोस्त, सेकेंड पॉइंट कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता, चाहे विद्युत क्षेत्र हो चाहे चुंबकीय क्षेत्र, कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि इसके माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होता, इसलिए ना विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होता है, ना माध्यम पर प्रभावित होता है, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर बताइए। दोनों में अंतर काफी बार पूछता है, तो प्राइमरी इंद्रधनुष और सेकेंडरी इंद्रधनुष दोनों में अंतर बताते हैं। सबसे पहले देखिए, प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है उसमें एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या कहा, प्राइमरी इंद्रधनुष जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसमें एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। द्वितीयक में क्या कितने बार होता है, दो बार होता है। तो द्वितीयक में क्या होता है, दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, समझिए। और फिर क्या है, प्राइमरी इंद्रधनुष में क्या होता है, बाहरी किनारा लाल होता है। क्या कहा, प्राइमरी इंद्रधनुष में बाहरी किनारा लाल होता है, बाहर की किनारा लाल होता है। लेकिन द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है, ठीक है ना, बाहरी किनारा बैगनी होता है, बाहरी किनारा बैगनी। अब उल्टा कर दीजिए, सिंपल। सबसे पहला प्राइमरी इंद्रधनुष का धनुष में क्या होता है, एक बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, और द्वितीयक इंद्रधनुष में दो बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्राइमरी इंद्रधनुष का जो बाहरी किनारा लाल होता है, एक सिर्फ याद करो कि प्राइमरी जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसकी बाहरी किनारा लाल होता है। प्राइमरी इंद्रधनुष का क्या होता है, बाहरी किनारा क्या होता है, लाल होता है, लाल होता है, बाहरी किनारा लाल होता है। किसका, प्राइमरी इंद्रधनुष का। जब बाहरी किनारा प्राइमरी इंद्रधनुष का लाल होता है तो द्वितीयक इंद्रधनुष का बाहरी किनारा बैगनी होता है, और प्राइमरी इंद्रधनुष का आंतरिक किनारा बैगनी होगा, क्योंकि उल्टा होगा ना। और आपको द्वितीयक इंद्रधनुष का भीतरी किनारा क्या होगा, लाल होगा, मतलब उल्टा, डायरेक्ट उल्टा। सिंपल कहो मेरे दोस्त कि प्राइमरी इंद्रधनुष सेकेंडरी इंद्रधनुष में क्या है, प्राइमरी इंद्रधनुष का बाहरी किनारा लाल होता है, ठीक है, तो भीतरी किनारा क्या होगा, बैगनी होगा। इसमें तो उल्टा होगा ना फिर। तो आपको द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहरी किनारा बैगनी तो आंतरिक किनारा लाल होता है। कुछ ज्यादा नहीं है, डिफिनेशन बहुत ईजी है, और इसको याद करो तो बहुत मजा है। और आप ले सकते हो, सिलेक्टेड क्वेश्चन आ चुका है। परमाणु के बोर मॉडल के दो कमियां लिखिए। तो परमाणु के बोर मॉडल के दो कमी क्या है, तो परमाणु के बोर मॉडल के दो कमी क्या, आपको तीन कमी बताता हूं। सबसे पहला क्या है, ये साधारण परमाणुओं से स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका। देखिए जो बोर एक वैज्ञानिक का नाम है, वह एक स्पेक्ट्रम दिया, बताया ऊर्जा एक बंडल है, पॉकेट है। ऊर्जा जो होता है एक बंडल है, पॉकेट है, ठीक है। वही कहता है ये साधारण परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका। सबसे पहला कमी पूछ रहा है ना, क्या कि हर एक चीज में कुछ ना कुछ कमी होता है, ठीक है, कोई पूर्ण नहीं है, तो इसमें समझा नहीं सका। सेकेंड पॉइंट क्या है कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉनों का वितरण तथा उसकी सूचना नहीं दे सका। कौन, बोर। जो बोर वैज्ञानिक है वो तीन कमी दिया था। कमी तो बहुत सारा उसमें था। सबसे पहला क्या कहा, उसमें कमी क्या था कि उस साधारण स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका, और साथ में इलेक्ट्रॉनों के भीतर यानी कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉनों का वितरण तथा उसकी कोई सूचना नहीं दे सका।
थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को नहीं समझा सका, यानी कि 3 कमी है हम लोग लिखे हैं, इस 3 कमी को याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और इसको समझने के लिए आपको एक लेक्चर देखना पड़ेगा, इसमें आपको क्लियर पूरा कर दिया जाएगा। देखो आपको और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, नॉर गेट, नंद गेट, आपको लगभग गेट आपको टोटल 3 प्रकार के होते हैं। मूल्य गेट जो होता है इसको लॉजिक गेट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? लॉजिक गेट। आप लोग सर्च करके देखिएगा लॉजिक गेट, ठीक है ना। लॉजिक गेट जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होता है। एक होता है और गेट, एक होता है एंड गेट, एक होता है नॉट गेट। नॉट गेट, ठीक है। और जब आपको और गेट और नॉट गेट जब बनता है, मिलके बनता है, तो हमारा बनता है क्या? यहाँ पे नॉर गेट बनता है। और एक और गेट, जब एंड गेट और नॉट गेट मिलकर बनता है तो हमारा क्या बनता है? नंद गेट बनता है। नंद गेट, ठीक है। लेकिन आपको अभी समझ में बहुत कम आएगा, हमको पता है ये चीज को, हम टॉपिक को पढ़ाए हैं पहले। आप लोग सर्च क्या करना है? लॉजिक गेट केकेजी क्लासेस, सर ये सर्च करना है लॉजिक गेट केकेजी क्लासेस। आपको यहाँ से 100% मैं गारंटी देता हूँ, नहीं आएगा तो हम पढ़ाना ही छोड़ देंगे। यहाँ से आपको 3 नंबर के क्वेश्चन क्लियर होगा, एक ऑब्जेक्टिव में, एक शॉर्ट क्वेश्चन में 3 नंबर। एक टॉपिक पढ़ लोगे लॉजिक गेट तो फिक्स 100% और समझ में आना ही है। और ये केकेजी क्लासेस के ऐप पे भी मिल जाएगा आपको लेक्चर, या यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो लॉजिक गेट केकेजी क्लासेस, बस इतना सर्च करो, 100% ये लेक्चर मिलेगा। और देखना जरूर है आपको, इसको नहीं देखोगे यह समझ में नहीं आएगा। मैं तो समझाने का प्रयास करूंगा लेकिन नहीं आएगा हमको जहां तक पता है। तो आपको और गेट का बुलियर व्यंजक पूछा गया, तो और गेट का जो बुलियर व्यंजक होता है वो a प्लस बी होता है। और गेट का बुलियर व्यंजक कितना होता है? ये और गेट पहले पढ़ लो, फिर आपको नेक्स्ट पढ़ाएंगे। पहले और गेट पढ़ लो क्योंकि और गेट पूछा गया। और गेट का जो बुलियर व्यंजक होता है वो a प्लस बी इक्वल टू वाई होता है, ठीक है। और गेट का बुलियर व्यंजक, और गेट का जो फिगर बनता है ये थोड़ा सा धंसा रहता है और ऐसे बनता है, ठीक है। और यह 2 इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। यह हमारा और गेट है जिसमें यह ए होता है, यह बी होता है, यह वाई होता है, ठीक है। यह आपका और गेट का फिगर हो। और गेट का आपको सत्यता सारणी जिसको ट्रूथ टेबल बोलते हैं, तो ट्रूथ टेबल बनाना तो बहुत ईजी है, बहुत आसान है। इसमें ट्रूथ टेबल ऐसे बना रखे हैं लेकिन आपको बनाकर हम बताते हैं, ठीक है। इसमें ए है, इसमें बी है, और इसमें a प्लस बी इक्वल टू वाई है, क्योंकि आपको और गेट का ज्ञात करना है। देखो आपको 0 और 1 दिया जाए तो आपको सजाया जाए तो क्या हो सकता है? 0 और 1 को कैसे कैसे रख सकते हो? एक तो 0 0 रख सकते हो, एक 1 0 रख सकते हो, एक 0 1 रख सकते हो, एक 1 1 रख सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं रख सकते, ठीक है। 1 2 3 4, आपको 0 और 1 दिया जाए तो क्या रख सकते हो? 0 0, एक मिनट, 0 0 0 1 1 0 एक 1 1, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें 0 1 होता है। अब देखो आपको a प्लस बी इक्वल टू आई, तो 0 में 0 जुटेगा तो 0, 0 में 1 जुटेगा 1, 0 में 1 1 में 0 जुटेगा 1, 1 में 1 जुटेगा तो 1। यहाँ पे 1 प्लस 1 इक्वल टू 1, ये फिजिक्स की भाषा में होता है, मैथ्स की भाषा में नहीं। तो ये चीज को जरूर सीखना चाहिए आपको, फिजिक्स की भाषा में 1 प्लस 1 भी 1 ही होता है, तो 1 हो गया। यह आपका क्या हो गया? और गेट का ट्रूथ टेबल, जिसको सत्यता सारणी कहते हैं। और गेट का बुलियर व्यंजक, और गेट का फिगर हो गया, और गेट का ट्रूथ टेबल, सत्यता सारणी हो गया। हिंदी में सत्यता सारणी, इंग्लिश में ट्रूथ टेबल, ठीक है। ऐसे आपको कम समझ में आएगा तो ये और गेट के लिए हो गया। और तीनों चीज को समझना पड़ता है, कैसे आपको ट्रिक से समझा चुका हूं, आप जरूर देखिएगा। ये और गेट हो गया। आप उसके बाद क्या पूछा? एंड गेट। एंड गेट समझा देता हूं। एंड गेट क्या है? एंड गेट मेरे दोस्त क्या है? एंड गेट का बुलियर व्यंजक क्या होता है? ए डॉट बी इक्वल टू वाई होता है, ये इसका बुलियर व्यंजक है। बुलियर व्यंजक, इसका फिगर में यह धांसा नहीं रहता, ये सीधा रहता है, स्ट्रेट रहता है, ठीक है। बस सिंपल क्या होता है इसमें, इसमें भी 2 इनपुट एक आउटपुट होता है। यह ए होता है, यह बी होता है, यह वाई होता है। बशर्ते और एंड गेट में फर्क क्या है? और एंड गेट में, और गेट में क्या होता है? ये धंसा हुआ रहता है, बस ये तो बना रहता है, लेकिन ये बीच वाला जो होता है ना पोर्शन, ये धंसा रहता है। क्या होता है? ये धंसा हुआ रहता है। और इसमें क्या होता है? पूरा सीधा रहता है, बस फर्क यही है। तो ये चीज आपको कहाँ मिलेगा? प्री लेक्चर में, ठीक है, जरूर देखिएगा। अब इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा? सेम ट्रूथ टेबल बनाने का प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे ए डॉट बी इक्वल टू वाई, ठीक है।
इसमें क्या होगा 0 0 1 0 0 1 1 1, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 0 में 0 से गुना करना है क्योंकि डॉट है, 0 होगा। 1 में 0 से गुना करेंगे 0, 0 में 1 से गुना करेंगे 0, 1 में 1 से गुना 1। ये आपका ट्रुथ टेबल तैयार है और गेट का, बहुत ईजी है। ऐसे मैं सबका लिख चुका हूँ यहाँ पे फिगर के साथ, ये कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज होगा जो हमने बताया, कुछ अलग नहीं होगा, ठीक है। 3 गेट और पढ़ना होता है जो कि आपको पूरा लेक्चर में मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की 6 नियतांक, क्या कहा, रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की 6 नियतांक 5.2 × 6 प्रति वर्ष है, इसकी अर्धायु क्या होगा। अर्धायु का फॉर्मूला आपको पता है, टी क्या होता है, टी/2 यानी कि टी/2 होता है, या टी/1/2 कितना इक्वल टू 0.693 अपॉन क्या होता है लिम्डा या के। लिम्डा का वैल्यू आपको दे रखा है, तो लिम्डा का वैल्यू डाल दीजिए और भाग दीजिएगा तो आपको इतना वर्ष प्राप्त हो जाएगा। बहुत ईजी, इतना ईजी क्वेश्चन इससे, क्योंकि देखो हाफ ऑर्डर जो रिएक्शन होता है T/2 जो होता है 0.6 गुने 0.639 0.693 0.693 होता है अपॉन के होता है। यह आपने हाफ ऑर्डर रिएक्शन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, और सेम है के का वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पे के की जगह हम लिम्डा देखें क्योंकि लिम्डा से है, तो नियतांक लिम्डा का वैल्यू दे रखा है, भाग दीजिए आराम से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आवेशित चालक में ऊर्जा का यहाँ पे व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसी आवेशित चालक के ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ऊर्जा के लिए सूत्र क्या होता है, U बराबर क्या 1/2 CV² होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए, तो किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक U बराबर क्या होता है, U बराबर 1/2 UV² होता है। क्या होता है, UV²। ये बेसिकली स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो क्या कहा, किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक U बराबर 1/2 UV² होता है, सॉरी CV², नहीं CV² होता है, ठीक है ना। U बराबर, हाँ पे उल्टा हो गया, U बराबर होता है CV², ठीक है ना। CV² अथवा 1/2, देखो आगे बढ़ोगे तो हो जाएगा 1/2, क्योंकि C का वैल्यू भी आप डाल सकते हो, तो क्या होगा, अथवा Q²/C होता है। Q²/C प्राप्त किया जाता है जहां पे C चालक की धारिता और Q क्या होगा, चालक पर आवेश, तब भी क्या है, विभव है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप फॉर्मूला यहीं से लिख दो, किसी पर स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होता है, CV², ठीक है ना, CV², ठीक है। अगर चाहो तो आप डायरेक्ट आप लिख सकते हो U बराबर Q²/V, सॉरी V नहीं C होगा, क्योंकि आप V का वैल्यू डाल चुके हैं, तो V का वैल्यू डालिएगा तो हो जाएगा, ठीक है ना C, क्योंकि V का वैल्यू कितना होता है, V का वैल्यू होता है Q अपॉन क्या होता है, C, Q/C होता है V का वैल्यू। ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है, आपको आवेश बराबर ज्ञात कीजिए, भाव बराबर ज्ञात कीजिए, सूत्र वहीं से निकलता है। V की जगह Q/C², C से C कट जाएगा, क्या बचेगा आपको, Q²/V बचता है, जहां पे आपको क्या है, C आपका धारिता, Q आपका आवेश और V आपका विभव होता है, जो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक का आकार तथा द्रव्यमान संख्या में संबंध बताइए। तो नाभिक का जो परमाणु के नाभिक गोलाकार होता है, सबसे पहला बात, उसका आकार क्या है, गोलाकार। और नाभिक की त्रिज्या और द्रव्यमान के बीच संबंध जो होता है, आर बराबर क्या होता है, R0 A⁴ 1/3, आर बराबर जो होता है R0 A⁴ 1/3। यह इसके लिए क्या होता है मेरे दोस्त, यह आपका गोला होता है, ठीक है ना। तो याद रखना, परमाणु की नाभिकीय गोला क्या, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, इतना हड़बड़ में हूं ना आज। मैं बोल रहा हूँ परमाणु का नाभिक गोलाकार होता है, और उसके नाभिक की त्रिज्या और द्रव्यमान में संबंध क्या होता है, उसका द्रव्यमान और संबंध में द्रव्यमान और त्रिज्या में संबंध आर बराबर क्या होता है, R0 A⁴ 1/3 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का विदृश्यक छोटा क्यों होता है, समझिए। देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का विदृश्यक छोटा क्यों होता है, समझिए। देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कहाँ करते हैं, निकट की वस्तु देखने के लिए, यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग हम लोग करते हैं निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, हम इसका उपयोग। आप ही बताओ एक चीज, कि अगर निकट की वस्तु देखना है, अगर इसका द्वारक बड़ा है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बड़ा होगा। अब जो क्षेत्रफल बड़ा होगा तो क्या आप उसको देख पाओ। आप ही बताना कि एक गिलास में एक चुटकी यानी कि एक पॉकेट रंग घोरना, और एक पॉकेट आप एक बाल्टी में रंग घोरना, कौन गाढ़ा होगा, तो आप बोलोगे सर एक गिलास वाला। उसी प्रकार से जब द्वारक छोट होगा तो प्रकाश जब प्रकाश पड़ेगा तो ये ज्यादा तीव्र रूप से दिखाई देगा, ये कम तीव्र रूप से दिखाई देगा। इसी वजह से आपको ये ज्यादा चमकीला दिखाई देगा, जिससे आप आसानी से देख पाओगे। इसका द्वारक छोटा रहेगा तो सब प्रकाश यहीं पे पड़ेगा,
जैसे एक गिलास में एक या रंग घोरेंगे ज्यादा गाढ़ा होगा, एक बाल्टी में एक पूरा रंग घोरेंगे तो कम गाढ़ा होगा। इसी प्रकार से द्वारक जब छोटा होगा, द्वारक ही होता है, द्वारक जब छोटा होगा ना, तो द्वारक जब छोटा होगा तो प्रकाश ज्यादा फोकसित करेगा उस पर। वही कहता है, समझिए, सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी का उपयोग का निकट की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। यदि अवदृश्यक का द्वारक, यदि अवदृश्यक का द्वारक बड़ा होता है तो वस्तु से आने वाली प्रकाश क्या होगा, वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण बड़े क्षेत्रफल में फैल जाएगी। वही ना बताया मैंने, इसका बड़ा क्षेत्रफल में फैल जाएगा, पूरे दूर में फैल जाएगा, फैल जाएगा, फैले क्षेत्रफल पर फैलेगा, जिससे उसकी क्या होगा, उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, जिससे उसकी तीव्रता कम हो जाएगी और हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। इसके कारण या इसी कारण अभिदृश्य के द्वारा छोटा होता है, छोटा होने की वजह से जब प्रकाश आएगा तो तीव्र रूप से आएगा, मतलब वहां पे ज्यादा इकट्ठा होगा। तो क्या होता है, ताकि वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण कम क्षेत्रफल में फैले, क्षेत्रफल ज्यादा ना हो उसका, कम क्षेत्रफल में फैले और वस्तु चमकीला दिखाई दे। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के ध्रुवण तथा यहाँ पे ध्रुवण का मौलुस नियम क्या है, ध्रुवण का मौलुस नियम क्या है समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रसिद्ध प्रकाश की तीव्र प्रसिद्ध प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के ध्रुवीकरण समतल और ध्रुवीय के क्या कहा, ध्रुवीय के संचारण अक्ष के बीच के कोण को क्या कहते हैं यहाँ पे, कोसाइन के वर्ग के समानुपाती होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है, शायद आपने पढ़ा भी नहीं होगा। क्वेश्चन कहा गया है कि प्रकाश के ध्रुवण तो पढ़ा है, पोलराइजेशन तो बहुत ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे ध्रुवण का यहाँ पे मालुस नियम, मालुस नियम एक है नया, जो कि बेसिकली ऐसे है नहीं, लेकिन अब खोद खोद के पूछ रहा है मालुस नियम क्या है, ठीक है। तो प्रकाश के ध्रुवण का मालुस नियम की बात करें तो यहाँ पे प्रेषित प्रकाश की तीव्रता, प्रेषित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के ध्रुवीकरण के समतल और प्रेषित प्रकाश की तीव्रता ध्रुवीकरण के समतल और ध्रुवण के संचार अक्ष के कोण, ध्रुवण के संचार अक्ष के कोण जो हमारा कोसाइन होता है, क्या होता है, कोसाइन, है ना, कोसाइन, कोसेक होता है कोसाइन, ठीक है ना। तो कोसाइन जिसको हम लोग सीधा कह सकते हैं कोसाइन को कोस थीटा, कोसाइन, कोसाइन के वर्ग के समानुपाती होता है। वो दीजिए डिफिनेशन थोड़ा सा लग रहा है लेंदी टाइप का। 19 नंबर क्वेश्चन है, देलही आवृत्ति तथा एवं कार्यफलन का प्रभाषित करें। क्वेश्चन कहा गया देलही आवृत्ति एवं कार्यफलन को प्रभाषित करें। आंसर में देखिए आप, आंसर बहुत ईजी है, धातु के तल से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने की घटना को हम लोग प्रकाश को आपतित कराकर इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करना है। इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आपतित प्रकाश की अधिकतम तापक्रम या अधिकतम तरंग दैर्घ्य को देलही आवृत्ति या देलही तरंग दैर्घ्य कहते हैं। समझिए फिर से, क्वेश्चन कहा देलही आवृत्ति एवं कार्यफलन भाषित करें। आपसे देलही आवृत्ति धातु के तल से, धातु के तल कोई है, इस पर प्रकाश को आरोपित करके, प्रकाश को आरोपित करेगा और इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेगा। वही कहता है धातु के तल से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आपतित प्रकाश के अधिकतम तरंग दैर्घ्य को देलही आवृत्ति का, जो आपतित प्रकाश रहेगा उसके अधिकतम तरंग दैर्घ्य को देलही आवृत्ति कहते हैं, देलही आवृत्ति, तथा उसके संगत न्यूनतम आवृत्ति को देलही आवृत्ति कहते हैं। संगत उसके न्यूनतम आवृत्ति को देलही आवृत्ति कहते हैं। इसका कार्यफलन बराबर क्या होता है, कार्यफलन फाई बराबर एच भी नॉट होता है, एच भी नॉट, जो कि आपके सामने फॉर्मूला दे रखा है। मैं फास्ट बढ़ रहा हूं ताकि आपका समय लॉस ना हो। 20 नंबर क्वेश्चन बनने से पहले फटाफट पीडीएफ लेने के लिए प्रयास कीजिए। टोटल प्राइस है आपको 750, जो मात्र 399 में ऑफर है, ले सकते हो, जिसमें आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ साथ चैप्टर वाइज भी प्रोवाइड कराया जाएगा। नंबर आपको नीचे दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा और साथ में नंबर ग्रुप में आ जाएगा, जहां से आप एग्जाम तक हेल्प ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया कार्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत ईजी है। तो मान लिया कि विद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। मान लेते हैं हमारा ए बी एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, ये हमारा ए है, बी है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इस पर आवेशों की मात्रा क्या हो जाएगा, -q + q। तो हम एक ही लेंगे ना। तो ये कहता है माना कि एक विद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, इसका लंबाई 2l है, और जो q आवेश
तथा माइनस क्यू आवेश के मिलाकर बनी है। सिंपल है, क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश मिलाकर बनी होती है, ठीक है ना। चूंकि द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का सूत्र टाउ बराबर क्या होता है, वो टाउ बराबर होता है पीई होता है, पी क्रॉस ई होता है, पी क्रॉस ई होता है, ठीक है ना। पी क्रॉस ई, जब क्रॉस का चिन्ह हटाएंगे तो पी साइन थीटा लगाइएगा, पी साइन थीटा। इस दिन भी बताया था टाउ बराबर ये हमारा विद्युत बल आघूर्ण का सूत्र होता है। अगर चाहो तो यह हो गया सूत्र, क्या होगा, लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है। इसी प्रकार विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पे घुमा दिया जाए, और विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तो कार्य क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर क्या होगा, पी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा पी 1 माइनस कॉस थीटा। यह सूत्र होता है, यही बेसिकली दोनों का व्यंजक होता है। 2 मार्क्स का लेखन 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन 5 मार्क्स का ही तरह होता है। 5 मार्क्स का अलग पढ़ाएंगे जिसको हम डेरिवेशन कहते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर कहते हैं। तो 20 क्वेश्चन फिजिक्स का रहा। कैसा लगा वीडियो लेक्चर बताइएगा जरूर। अगर समझ में कठिनाई हो तो एक बार जरूर बताना कि सर हमको समझ में नहीं आया, तो हम प्रयास कर और अच्छा से करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।